हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज 10 जुलाई का द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। आई होप आप रेगुलरली क्लासेस लगा रहे हो। बहुत बच्चे प्रेजेंट मार्क करके जाते हैं। थैंक यू फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस। धीरे धीरे आपके नाम याद हो जाएंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। यस, चलो। एंड तबीयत थोड़ी ठीक ठाक सी ही है। ठीक है, तो अभी आने वाले दिनों में मे बी थोड़ा ऊपर नीचे क्लासेस हो, मतलब लेट जल्दी हो, या फिर मैं 2-2 दिनों की भी क्लब कर दूंगी जब जब मुझे लगेगा कि न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़े मतलब कम शॉर्ट है। ठीक है ना, एडजस्ट कर लो यार, करना पड़ेगा, तुम्हारी मैम बीमार है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। Putin accepts Modi's request to please release Indian military recruits। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड है, स्टोरी है, बस समझ लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रशिया में वॉर चली, ठीक है ना। अब यार हमारे यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत है, लोगों की कमी नहीं है, ठीक है ना। बट कंट्रीज डू नॉट हैव दैट मैनी सिटीजन्स, उनके अपने इतने लोग नहीं है, फिर मिलिट्री में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे तो पीछे भाग रहे हैं लोग कि भाई हमको मिलिट्री में ले लो ले लो। वहाँ पर रशिया में जब यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुई, तब ऑब्वियसली जब वॉर हुई तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी वॉर के लिए, लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया से लोग लेकर गए, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया में लोगों को झूठ बोला गया, आपको वहाँ पर जॉब्स दी जाएंगी, नॉर्मल जॉब्स दी जाएंगी, बट उठा करके मिलिट्री में डाल दिया गया और अग्रीमेंट्स करवा लिए, कॉन्ट्रैक्ट करवा लिए 2-2 साल के, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में से वो निकल नहीं सकते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी गए हुए हैं 22nd एनुअल मीट के लिए। किसके, कहाँ पर गए हुए हैं 22nd एनुअल मीट के लिए? रशिया गए हुए हैं, राइट। तो वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ जितने भी हमारे इंडियन मैन आपके रशिया की मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, उन सबको रिलीव कर दिया जाए। इन दैट व्हाट विल बी अ रिलीफ फॉर द फैमिलीज ऑफ मेन रिक्रूटेड इनटू द रशियन आर्मी। ये क्या कह रहे हैं कि उन फैमिलीज के लिए एक रिलीफ उनको मिलेगा जिनके लोग जो है रशियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। एट द वॉर फ्रंट विद यूक्रेन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिक्वेस्ट मेड एट अ प्राइवेट डिनर ऑन मंडे टू डिस्चार्ज दोज विशिंग टू रिटर्न टू इंडिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब पीएम मोदी requests PM Modi PM Modi PM Modi requests Russian President PM Yogi requests Russian President to relieve to discharge आएगा to discharge those wishing to return to India, people of people of Indian origin नहीं आएगा, Indians fighting इन रशिया यूक्रेन वॉर। तो जो रशिया की तरफ से रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है ना। सभी को ये क्वेश्चन पूछा गया कि उनको जो आना चाहते हैं सबको। तो यहाँ पर आज स्पेसिफिकली इफ इंडियंस हु chose to remain would be allowed to do so, he said that Mr. Modi made it clear that he wanted all Indian military recruits to return। जितने भी रशिया में मिलिट्री रिक्रूट्स इंडियंस जो काम कर रहे हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे all Indian military recruits to return। जितने भी ऑल इंडियन मिलिट्री रिक्रूट्स जितने भी हैं वो सारे रिटर्न, वो सारे वापस भेजे जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। बायलैटरल ट्रेड टारगेट फॉर 2030 सेट एट $100 बिलियन। बायलैटरल ट्रेड मतलब कि आपस में हम कितनी ट्रेड करेंगे, रशिया और इंडिया एंड रशिया, लिखेंगे इंडिया एंड रशिया agreed India and Russia agreed to increase bilateral trade to $100 billion by 2030। $100 बिलियन तक की ट्रेड हो जाएगी, $100 बिलियन तक की ट्रेड हो जाएगी बाय 2030। ये इंडिया और रशिया ने अग्री किया है, इंक्लूडिंग द
the use of national करेंसीज का यूज भी करेंगे, ठीक है ना, टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 20 सेकेंड सबमिट टू सर्कमवेंट। अब यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस का मतलब क्या है, रुकावटें, जो रोक टोक करा हुआ है, सैंक्शंस कि ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। रशिया जो है उस पे डॉलर का सैंक्शन लगा हुआ है, यूएस डॉलर यूएसए ने लगाया हुआ है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनी नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड वॉस्त्रो अकाउंट भी खुला गया था, वॉस्त्रो अकाउंट्स, ठीक है ना, ये भी ट्रेड के लिए खोले गए थे, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे चलेंगे। The Supreme Court on Tuesday recorded Patanjali Ayurved submission that it had instructed its exclusive and franchise stores to remove its 14 herbal medicines. अब इसकी बैकग्राउंड सुन लो क्या हुआ। तो यहाँ पर जो पतंजलि है, ठीक है ना, पतंजलि बाबा रामदेव जी का जो है, ठीक है ना, पतंजलि जो बाबा रामदेव का है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये लोगों ने बोला कि हमारी कोरोनिल नाम की दवाई है, वो लो आपका कोविड भाग जाएगा, कोविड होगा ही नहीं, या कुछ ऐसा सा बोला है, ठीक हो जाएगा, राइट। उसके बाद डायबिटीज़ की दवाई इन्होंने कहा, पतले होने की दवाई, ये सारी दवाइयाँ जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही हो जाओगे। अब ये जो थे फॉल्स क्लेम्स थे, एंड इट इज़ नॉट अलाउड हमारे एडवर्टीजमेंट, इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड। कुछ डिजीजेस से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स जो ऐसी फॉल्स क्लेम्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं अलाउड है, इन्होंने की वो मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास 2023 में ये केस गया। तो इन्होंने बोला कि हम सॉरी हैं, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, चलो सब सही हो गया। बट ये लोग नहीं हटे, कॉन्टिन्यूड विद एडवर्टीजमेंट्स, इन्होंने कॉन्टिन्यू करी, कॉन्टिन्यूड एडवर्टीजमेंट्स, ऐसी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं इन्होंने इससे कॉन्टिन्यू किया। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बुला लिया बाबा जी को कि भैया ये क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अब हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो ये वो वाला केस जो है इनका अभी भी चल रहा है। तो पतंजलि जो है हाथ जोड़कर खड़े हैं कि भैया अब हमने ये वो मेडिसिन ही निकालनी है, हर्बल मेडिसिन जो हैं वो हमने रिमूव कर दिया, हर्बल मेडिसिन हुज लाइसेंसेज वर सस्पेंडेड फ्रॉम, वो जो सस्पेंड कर दिए मेडिसिन वो रिमूव कर दिए। द कंपनी को फाउंडर और बाय सेल्फ स्टाइल योगा गुरु बाबा रामदेव हु इज फेसिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फॉर एंडोर्सिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन वायलेशन ऑफ द टॉप कोर्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे टॉप कोर्ट का ऑर्डर आया, इन्होंने सॉरी बोला, कोर्ट ने कहा नो ऐसी एडवर्टाइजमेंट, नो ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने फॉलो नहीं किया कॉन्टिन्यूड एडवर्टीजमेंट, तो कॉन्टिन्यू किया तो कंटेम्प्ट पिटिशन आ गया। नाउ व्हाट इज अ कंटेम्प्ट पिटिशन? कंटेम्प्ट पिटिशन क्या होता है? अगर आप डू नॉट अग्री, इफ डू नॉट फॉलो कोर्ट ऑर्डर्स, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं फॉलो करते हो तो कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। एंड उस पिटिशन को, उस एक्शन को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, पिटिशन बोलते हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, देखो, प्रोसीडिंग, मैं ठीक हूँ, वकील हूँ यार, ऐसे नहीं, ठीक है। प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई फॉलो ना करे तो उनके अगेंस्ट मिस रिप्रेजेंट एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू करी तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो गई। सेट रिक्वेस्ट वर आल्सो मेड टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू पुल आउट एडवर्टीजमेंट्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर सोशल इंटरमीडियरी कौन होता है? इंटरमीडियरी मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया कि तुम पोस्ट कर रहे हो, कोई देख रहा है, किसी जिस प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ हो रहा है वो क्या है? इंटरमीडियरी। तो इन इंटरमीडियरीज को भी बोला गया है कि भाई इनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड ना दी जाए। तो ये बाबा रामदेव की स्टोरी है। तो तुम्हें पतंजलि याद रखना है और तुमको बाबा रामदेव याद रखना है, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन वाली एडवर्टीजमेंट्स उन्होंने दी है ये याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ जाना चाहिए। इतना सुंदर फ्लो चार्ट बनाया मैंने, वाह मज़ा आ गया। चलो तारीफ करके जाना आज कमेंट्स में फ्लो चार्ट्स की, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कमिटी प्रपोजेस ओपनिंग ऑफ रत्न भंडार, ठीक है ना। अब रत्न भंडार क्या है? देखो यार, कोई बच्चा यहाँ पर अगर CUT UG की प्रिपरेशन कर रहा है जनरल टेस्ट की, कोई है यहाँ पर, कमेंट्स में ज़रूर बता कर जाना, तो उसका मैं डिस्कशन भी करूँगी पेपर का। मैंने अब देखा वो पेपर, मैं भूल ही गई थी, वो पेन एंड पेपर मोड में, तो मांग सकती हूँ मैं किसी बच्चे से, तो वो मेरे हाथ अब लग गया है CUT UG जनरल टेस्ट, उसको एनालाइज करेंगे। और जितना मैंने एनालाइज किया भैया, GK करंट अफेयर्स, पहले करंट अफेयर जो थी वो थी थोड़ी स्टैटिक GK वाली तरफ ज़्यादा, बट अब करंट अफेयर जो है वो द हिंदू बेस्ड हो गई है। तो यस, आपको ये
सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी। CUT जनरल टेस्ट का अगर कोई है इधर वाले चैनल पे भी तो मैं डाल दूंगी उसका एनालिसिस, नहीं तो लॉगरी पर डालूंगी। अ हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट जज जस्टिस विश्वनाथ रथ फॉर मेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल स्टोर्ड इन द रत्न भंडार ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो यहाँ पर श्री जगन्नाथ टेम्पल, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड। सबसे पहले जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, कौन से गॉड का टेम्पल है, ठीक है। और तीसरा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रत्न भंडार जो है जिसकी इन्वेंट्री क्या होती है कि क्या क्या है उसके अंदर। इन्वेंट्री क्या होती है कि क्या क्या है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब वो क्या क्या है, आपने जिन लोगों की कोई दुकान होगी उनको पता होगा इन्वेंट्री बनती है पूरी, ठीक है ना। जैसे हम जो लॉयर्स हैं, मैं बुक्स की अपनी पूरी वो बनाती हूँ इन्वेंट्री की, मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है, बिकॉज अल्टीमेटली एक लॉयर के पास इतनी किताबें हो जाती हैं उनको पता ही नहीं होता कि मेरे पास ये है भी है। सो आई टेंड टू मेक एन इन्वेंट्री एंड कीप अ डॉक्यूमेंट ऑफ दैट। तो इन्वेंट्री वो वाला इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लॉयर वाला, बट दुकानों पर इन्वेंट्री होती है कि ये सामान हमारे पास है या नहीं है, तो वो इन्वेंट्री होता है। वैसे ही ज्वेलरी की इन्वेंट्री बनानी है या जो वैल्यूएबल्स रत्न भंडार में श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी में पड़े उसकी इन्वेंट्री बनानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, कमिटी proposes opening of रत्न भंडार। अब जो रत्न भंडार है वो किसका है, रत्न भंडार है अ कमिटी चेयरमैन उड़ीसा हाई कोर्ट, जस्टिस, जो जस्टिस होता है ना उसको जे और डॉट भी लिख सकते हैं, विश्वनाथ नहीं विश्वनाथ रथ, ठीक है ना, ठीक है। हाई लेवल कमिटी अंडर जज जस्टिस फॉर मेकिंग एन इन्वेंट्री की क्या है, मेकिंग एन इन्वेंट्री स्टोर्ड इन रत्न भंडार ऑफ रत्न भंडार क्या है, ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी, उड़ीसा में है ये। अब श्री जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, पूरी उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो ये जो है मेकिंग वे टू असेस इट्स ओपनिंग ऑन, ठीक है ना, असेस टू ट्रेजरी आफ्टर 46 ईयर्स के बाद ये खुलने वाली है, 46 ईयर्स के बाद। लास्ट इन्वेंट्री वॉज डन इन 1978 में हुई थी, ठीक है। और ये वैसे क्या होनी चाहिए, टेम्पल रेगुलेशंस से इन्वेंटराइजेशन, मतलब ये लिस्ट जो है एवरी 3 ईयर्स, हर 3 ईयर्स में इन्वेंटराइजेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो कमिटी प्रपोजेस ओपनिंग ऑफ रत्न भंडार। जो रत्न भंडार है वो किसका है, रत्न भंडार ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी के अंदर है जो, ठीक है ना। हर असेस जो है 46 ईयर्स बाद मिलेगा। लास्ट इन्वेंटराइजेशन 1978 में हुई थी, रूल्स के अकॉर्डिंग हर 3 साल बाद होनी चाहिए, ठीक है ना। हेड ऑफ द कमिटी कौन है, जिसने कहा है कि हाँ कर लो। रत्न भंडार मेजर्स 60 स्क्वायर किलोमीटर, सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ जगमोहना असेंबली हॉल विद इन द श्री जगन्नाथ टेम्पल। It has 2 chambers, Bahara, Bandhar. The northern wall of the Ratna Bhandar connects to main temple. तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। बट अगर हाँ ये इशू बहुत ज़्यादा हॉट बर्निंग इशू बनता है तो हो जाएगा। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई थी जो सुप्रीम कोर्ट जज अरिजीत पासायात जो थे उनके अंडर थी, बट वो कुछ ज़्यादा मेजर डिसीजंस नहीं ले पाई है, ठीक है ना। तो ये है, आगे चलेंगे। 1 मिनट पहले, आगे चलने से पहले
ये कर रहे हैं। चलो, 5 इंडियन आर्मी पर्सनल जो है उनकी वो मार्टियर्ड हो गए, ठीक है ना, शहीद हो गए। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में बदनोटा विलेज में, ठीक है, कथुआ, फ्रॉम कथुआ टाउन इन जम्मू। उसके बाद द अटैक ऑल्सो केम ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव बुरहान वानी हु was killed in the encounter on 8 July 2016 in South Kashmir. This is the fourth terror incident in the state within 48 hours and the latest in a series of attacks in last few months, especially in Jammu region. It reinforces a trend of terrorism in Jammu and Kashmir shifting towards Rajouri Poonch area. तो रजौरी पूंछ एरिया में टेररिज्म जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वेरिंग करनी थी उस दिन भी 33 लोग इंजर्ड हुए, ठीक है। पिलग्रिम्स जो थे, हिंदू पिलग्रिम्स, उनके ऊपर अटैक हुआ। तो ये सब चल रहा है, ठीक है ना। ये नोट हमने नहीं करना है बट हमें पता होना चाहिए। कैलसनेस क्या होता है? कैलसनेस इज बिहेवियर दैट इज अनकाइंड, क्रूअल, विदाउट सिंपैथी टुवर्ड्स पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे मंडेस अटैक ऑन द ईव ऑफ, अब यहाँ पर हम वो वाला जो पिछला था वो तो खत्म हो गया है। अब न्यूज़ हम बात करें नाटो के बारे में, ठीक है। चलो, नाटो की कमेंट्स में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ फटाफट से इन द लाइव चैट, देखते हैं कौन कौन बताता है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो समिट है वो कहाँ पर हो रही है? वॉशिंगटन में हो रही है 75th एनिवर्सरी बेस की। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो नाटो इज द आंसर। Where member countries are expected to take decisions on long-term commitment for Ukraine, including 40 billion euros annual military aid. अब यहाँ पे क्योंकि नाटो जो है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ। नाटो जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर यूरोप की कंट्रीज हैं मेजरली, ठीक है। मेजर जो वर्ल्ड पावर्स हैं जो रशिया के अगेंस्ट हैं वो सारी नाटो के अंदर ऑलमोस्ट आती हैं, ठीक है ना। और ये सारी अगेंस्ट रशिया, चाइना, ये सारी उनके हैं। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो। तो जो नाटो है, ठीक है ना, अब वो क्या, वो यूक्रेन के बिल्कुल साथ खड़ी है। इनफैक्ट ये जो वॉर स्टार्ट हुई है इसीलिए स्टार्ट हुई क्योंकि यूक्रेन वांटेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ नाटो एंड रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने, ठीक है। अब यूक्रेन को ये क्या कह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट यूरोज 40 बिलियन की एनुअल एड देने वाले हैं, मिलिट्री एड देने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और चीज़ कर रहे हैं कि अगर रशियन मिसाइल जो है वो यूक्रेन पर अटैक करेगी तो नाटो कंट्रीज जो है उनको शूट डाउन कर सकती हैं। चलो ये पढ़ते हैं। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर Zelensky was in Warsaw on Monday, where he signed a new security pact with Poland, which empowers the NATO member country to shoot down Russian missiles and drones in the Ukraine airspace. तो इन्होंने पोलैंड के साथ भी अग्रीमेंट किया, तो ये तो हम अभी नोट करेंगे, ठीक है ना। जो नाटो वाला अग्रीमेंट है वो देखेंगे कि उसमें क्या होता है। रशियाज अटैक कुड बी, अब रशिया ने अटैक किया है और सिविलियंस पे अटैक किया है। नॉट सिविलियंस का मतलब क्या होता है? जो आर्मी मिलिट्री से नहीं रिलेटेड है उन पे अटैक करा है। इंटरनेशनल वॉर लॉ कहता है कि आप अगर लड़ाई भी कर रहे हो तो आप कंट्री के सिविलियंस, मतलब जो मिलिट्री से नहीं रिलेटेड है, उनको आप कुछ नहीं कहोगे। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेप है कि सिविलियंस पे अटैक करा है रशिया ने, ये बहुत ही कैलसनेस है। तो तभी कैलसनेस मतलब बहुत ही बेकार चीज़ करना। कैलसनेस इज बिहेवियर दैट इज अनकाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें अपना वो कैप टर्म भी याद करनी है, तो हम लिखेंगे रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन्स सिविलियन पॉपुलेशन इज कैलसनेस, मतलब अनकाइंड, बिहेवियर दैट इज अनकाइंड। यहाँ पे लिखेंगे बिहेवियर दैट इज अनकाइंड, ठीक है ना, अनकाइंड बिहेवियर। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। इट ट्रूप्स हैव एडवांस्ड इन द, अब यहाँ पर हमें और क्या लिखना है? एक और पॉइंट हो गया, ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। यूक्रेन साइंड न्यू सिक्योरिटी पैक्ट विद पोलैंड, ठीक है ना। पोलैंड के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। एम्पावर्स नाटो मेंबर कंट्री टू शूट डाउन रशियन missiles and drones in Ukrainian airspace.
ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो हुई है, टेरिटरी टेक ओवर, टेरिटरी ऑफ यूक्रेन टेकन बाय रशिया। ठीक है ना, तो चासिव चाय यार शिव चाय शिव ऐसे याद हो, चाय शिव यार, शिव यार चाय पिला दे, शिव जी चाय पिला दो मुझे भी चाय पिला दो। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं। अब आगे चलेंगे। Despite the seemingly successful talks between National Security Advisor Ajit Doval and US counterpart Jake Sullivan, US counterpart का मतलब ये US का सिक्योरिटी एडवाइज़र और हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बात करी है आईसेट पे। तो आईसेट के अंदर, आईसेट जो है इंडिया और यूएसए का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम चीज़ों को को डेवलप एंड को प्रोड्यूस करेंगे। नई चीज़ें, जो नई ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही हैं, को डेवलप और को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ आईसेट। आईसेट के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसी महीने में, जुलाई के महीने में। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडिटर है, जिन्होंने ये एडिटर लिखा है, वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाले बिकॉज ऑफ आईपीआर। नाउ व्हाट इज आईपीआर? आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब, इंटेलेक्चुअल मतलब ब्रेन से लगाई हुई चीज़, अकल यूज़ करके बनाई हुई चीज़, और उसके ऊपर आपका राइट, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है ना, तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वो क्या कह रहे हैं कि यूएसए की मान लो किसी कंपनी ने कुछ बना लिया है, ठीक है ना, अब उसके ऊपर उसका राइट है। ठीक है, तो वो इंडिया को हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, हम अगर आपसे कुछ खरीदें तो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब कि तुमने बनाया कैसे, हमको ये भी बताओ, चीज़ भी भेज दो और बनाया कैसे ये भी, और उसमें दिक्कत आती है। तो अभी आईसेट की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हम यूएसए से ले रहे हैं। ठीक है, डिफेंस कंपोनेंट इज फोकस्ड ऑन इंडिया लोकली मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक GE F41 INS-6 after burning turbofan engines to power the under development Tejas Mk2 light combat aircraft। तो हमारी यूएसए के साथ, यूएसए इंडिया डिफेंस डील्स, तो डिफेंस की हमारी इनके साथ क्या डील्स चल रही हैं। ठीक है ना, सबसे पहली जो हमारी डील चल रही है वो GE के इंजन के लिए चल रही है। अब इसके अंदर कौन सा इंजन आएगा, कौन मैन्युफैक्चर क्या करेगा, ठीक है ना, तो इंडिया जो है लोकली मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक GE F414 INS-6 after burning to power under development Tejas Mk2 light combat एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, उसके बाद लोकली असेंबलिंग locally 31 armed MQ-9 armed Reaper and Predator B, that is UAVs, that is unmanned aerial vehicle, मतलब हवा में घूमेंगे, इंसान उसमें कुछ नहीं होगा। एक्विजिशन फॉर ऑल 3 सर्विसेज फॉर अराउंड $3 बिलियन। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, तो GE के अंदर वो कह रहे हैं ये जो GE इंजन बनेगा इसके अंदर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, मतलब वो हमें बता रहे हैं कैसा हो रहा है 80%, 20% वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, तो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ये अब यहाँ पे लिखें हम। ठीक है ना, GE to transfer around 80% technology to HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited। ठीक है ना, to produce F414 इंजन्स। तो यहाँ पर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसको होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को होगा। कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही है, बट क्रिटिकल नो हाउ रिलेटेड टू फॉर्जिंग मेटलर्जी डिस्क फॉर द पावर पैक्स टर्बाइंस बट नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे बट नॉट
critical know-how related to forging, metallurgy, discs for the power packs, turbines. ठीक है ना। तो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे है ये। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम जीई टू असेंबल, अब 10 to 15% अनमैन्ड एरियल व्हीकल में शायद ये करवा लें। ठीक है ना। और एक यहाँ पर इस्टेब्लिशिंग अ डोमेस्टिक, और जो ये वाले हैं यूएवीज के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रांसफर टू असेंबल द MQ9 रिपोर्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जीई एटॉमिक्स टू असेंबल स्टैंड्स अराउंड। अच्छा यही सेम ही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब सेम ही कंपनी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम to assemble MQ9s reportedly stands at around 10 to 15% and includes establishing domestic maintenance, repair and overhaul। मतलब यहीं पर ही, यहाँ पर डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही यूएवीज की मेंटेनेंस, रिपेयर और इन सब की फैसिलिटी भी बन जाएगी, राइट। अब उसके बाद को डेवलपिंग फॉर जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम। अब यहाँ पर एक और बात भी चल रही है, ये हमने पहले भी बताया था, स्ट्राइकर। ठीक है ना, ये भी स्ट्राइकर की भी बात जो है वो चल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर और क्या बात है, एक डायरेक्टली एक्वायरिंग लाइसेंस बिल्डिंग एंड को डेवलपिंग। ठीक है ना, डायरेक्टली, एक मिनट, डायरेक्टली एक्वायरिंग license building and co-developing the general dynamics land systems striker infantry combat vehicle for इंडियन आर्मी। ठीक है ना। तो स्ट्राइकर भी लेने का सोच रहे हैं हम, जो कॉम्बैट व्हीकल है फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले भी इंडिया ने ट्राई किया है कि ऐसे हम इनके साथ कर लें। तो पहले डिफेंस, एक ऐसे ही आईसेट जैसा डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव हुआ था। ये क्या है, DTTI। ये कब का इनिशिएटिव है, ये है 2012 का इनिशिएटिव, इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ था ये। ठीक है ना। फ्लॉप्ड, क्यों फ्लॉप हुआ, फ्लॉप ड्यू टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इश्यूज। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इश्यूज की वजह से फ्लॉप हो गया। अब ये बात करें एक जुगाड़ जो कर रहे हैं कि चेतक, हम यहाँ पर चीता, चेतक जो कि फ्रेंच ओरिजिन के हैं। ठीक है ना। ऑपरेटिंग एट हाई लेवल्स फीड देयर ओरिजिनल इक्विपमेंट मेजर हैड नेवर डीम्ड पॉसिबल। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने चीज़ें उनसे ली, ठीक है, बट उसके अंदर हमने अपने सिस्टम, अपने जुगाड़ सेट करे एंड हम उसको 14,000 फीट पर भी लेकर जा सके, चेतक और चीता को। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्ट डिजिटल competition
बिल। अब ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल क्या है? देखिए अब क्या है कि कोई भी डिजिटल में अगर कुछ बड़ा बन जाता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन है, ठीक है ना, अमेजोन अपनी चीज़ें भी बेच रहा है, दूसरों की चीज़ें भी बेच रहा है, बट अगर वो ट्रेंड, अगर आप कुछ सर्च करो, वो अपनी चीज़ को ट्रेंड करवाएगा जो उसको, जिसको वो बना रहा है। नायका है, ठीक है ना, नायका अपनी वेबसाइट पे अपने कॉस्मेटिक्स भी बेच रहा है, दूसरों की भी बेच रहा है, बट कहीं ना कहीं वो बायस्ड होगा अपने कॉस्मेटिक्स की तरफ, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई फ़ोन कंपनी है, ठीक है, वो अपना फ़ोन बना रही है, ठीक है ना, तो वो ट्राई करेगी कि वो एप्लीकेशंस मैं फ़ोन में डालकर भेजूं, ठीक है ना, जो उसके हों, ठीक है ना। आईफोन है, ठीक है ना, आईफोन फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशंस डाल के भेजेगा जो एप्पल के होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, ये डोमिनेंस है, ट्रेड डोमिनेंस, कि अगर हम किसी चीज़ में रूल कर रहे हैं तो हम आगे आगे उसी में वो करें, किसी और को हम वो ना होने दें। तो ये इट इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट हेल्दी कंपटीशन। तो इसके लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं। ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अभी ये प्रपोजल है, प्रपोजल है, पक्का बिल नहीं है, दिस इज़ अ प्रपोजल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 is primarily legislation concerned for preventing practices that have an adverse effect on competition. It establishes Competition Commission of India as a national competition regulation. As with the competition law in all other jurisdictions, the Competition Act 2002 is based on ex post framework. मतलब जब काम हो जाता है, this means that CCI can use its power for info only after anti-competitive conduct has occurred. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसके बारे में बात करने से पहले इन्होंने कंपटीशन कमीशन के बारे में बात करी है, तो वो बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये क्या है? प्राइमरली लेजिस्लेशन कंसर्न फॉर प्रिवेंटिंग, लेजिस्लेशन concerned for preventing practices concerned for preventing practices that have an adverse effect on कंपटीशन, ठीक है ना। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए, अगर उसके ऊपर कुछ उल्टा इफेक्ट हो रहा है तो इसलिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट क्या लेकर आता है? इस्टैब्लिशेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, that is CCCI, which is a national competition regulator, ठीक है ना, कंपटीशन को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये कंडक्ट देखता है इन्फोर्समेंट ओनली आफ्टर एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट हैज अकर्ड, ठीक है ना। एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट जो है वो हो गया है, ठीक है ना, तब ये एक्शन में आते हैं। बट अब जो ये ड्राफ्ट CDCL लेकर आए हैं, ठीक है ना, जो CDCL लेकर आए हैं, CDCL जो है एक्स एंटे मीन्स एक्स एंटे कंपटीशन रेगुलेशन, मतलब एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे का मतलब कि इससे पहले कि वो करे उसको तभी पकड़ लेंगे पहले ही, ठीक है ना। मीन्स दैट दे वांट CCI's enforcement powers to be supplemented, ठीक है ना। एक मिनट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स प्रिवेंट, ठीक है ना, preempt allows it to prevent digital enterprises from
indulging in anti competitive conduct in first place। ठीक है ना, जो एंटी कम्पिटिटिव कंडक्ट है वो होने नहीं देंगे। यहाँ पर क्या है इसमें कि कुछ गलत हो गया उसके बाद ही एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर जो नया ड्राफ्ट लॉ आ रहा है उसमें होने से पहले ही रोक लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है, यूरोपियन यूनियन इज द ओनली वन टू हैव comprehensive ex ante competition framework under Digital Markets Act। ठीक है ना, डिजिटल मार्केट्स एक्ट में हमारे में ही है ये। उसके बाद द ड्राफ्ट फॉलोज टेम्पलेट ऑफ, मतलब ड्राफ्ट कौन किसको कॉपी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के यूज डिजिटल मार्केट्स एक्ट को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल मार्केट एक्ट किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ही वाला बिल आ रहा था या फिर एक और दो बिल्स आए जो ईयू से लिए हैं वो उसमें आते हैं। तो अब इसके अंदर क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं, जो डोमिनेंट मार्केट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये बिल एप्लीकेबल होगा, लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, और या फिर जिसको ये डिक्लेयर कर देंगे, जिसको ये सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल बता रहे हैं बेस्ड ऑन क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे लिखेंगे द बिल विल अप्लाई, तो द बिल विल बी एप्लीकेबल टू dominant market players or CCI can designate an entity as SSDE, that is systematically significant digital enterprise। ठीक है ना, तो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनएल सैट वाले जो है ना ये पूरा ही पढ़ना, इसके ऊपर तुम्हारी ओपिनियन पूछ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने, आईआईटी मद्रास ने मिनरल नैनो पार्टिकल्स बना दिए हैं विद वाटर। ठीक है ना, मिनरल नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं विद वाटर आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर बात हो रही है सेंटर होल्ड रिव्यू ऑन ऑफ एनईपी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिव्यू होल्ड किया है। ठीक है, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे began a two-day meeting to review the progress of national education policies implementation in states and union territories. Sanjay Kumar, Secretary School Education, said the main aim of meeting was reviewing the NEP 2020 and its implementation alignment with flagship programs। तो जो flagship गवर्नमेंट की प्रोग्राम है एजुकेशन से रिलेटेड वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके अंदर अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पीएम श्री में क्या कर रहे हैं, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएम श्री। ठीक है, पीएम श्री। ठीक है ना, पीएम श्री क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ये क्या है, अपग्रेडेशन। इसमें क्या होगा, अपग्रेडेशन and development of existing schools। कुछ existing schools की upgradation और development जो है वो होगी।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है? इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू स्कूल, एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर प्री एजुकेशन टू सीनियर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं स्कीम फॉर एजुकेशन, एजुकेशन की स्कीम है, स्कीम फॉर एजुकेशन। ठीक है, सपोर्ट टू स्टेट्स फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सा है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण क्या है? इसके अंदर जो मिड डे मील है, ठीक है, मिड डे मील मतलब स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, लंच प्रोवाइड किया जाता है, उसकी स्कीम है। अब इसका रिव्यू करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि जो चेंजेस लेकर आने हैं एजुकेशन के अंदर, एक पूरा 360 डिग्री चेंज लेकर आना है। ये 2020 में लेकर आए थे, तो अब उस पर देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं आईसीटी क्लास, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे अंडर समग्र शिक्षा, डिस्कशन ऑन द स्टेटस एंड सेटिंग अप ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र, 200 एजुकेशन चैनल्स, ये सब चीज़ों की बात होगी। In the first, IIT Jodhpur said it would start offering its BTech program in Hindi and English, and 2 sections would be identified based on preference for lectures in respective languages. अब यहाँ पर in first, ठीक है, for the first time यहाँ पे ऐसे ही चेप देते हैं जो लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इन अ फर्स्ट IIT जोधपुर टू स्टार्ट BTech इन हिंदी एंड इंग्लिश। बीटेक प्रोग्राम को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो हिंदी में रीजनल लैंग्वेज, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में बोला हुआ है कि हम रीजनल लैंग्वेजेस प्रमोट करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे। तो 6 फॉर जस्टिस जो कि खालिस्तान के एजेंडा को प्रमोट करती है, ठीक है, यूएसए की बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 5 साल के लिए और बैन कर दिया गया है। किसने बैन किया? यूनियन होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड 6 फॉर justice and unlawful association। ठीक है ना। तो इसने फर्स्ट टाइम, क्योंकि खालिस्तानी एजेंडा की सेपरेट कर दो पंजाब को एज अ नेशन, एजेंडा प्रमोट करती है, ठीक है ना। फर्स्ट बैंड इन 2019, ठीक है ना। फॉर नेक्स्ट 5 years दोबारा बैन कर दी, नेक्स्ट 5 years दोबारा बैन कर दी है, ठीक है। फाउंडेड इन 2007 बाय अवतार सिंह पन्नून, ठीक है ना। ही इज अ US बेस्ड लॉयर। चलिए आगे चलेंगे। सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड NTEP एडवाइजर, दैट इज नेशनल NTEP, दैट इज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के एडवाइजर। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, अपॉइंटेड एज NTEP advisor, that is National Tuberculosis Elimination Program। ठीक है,
आगे चलेंगे। द इंडियन सेलुलर, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोबाइल्स बनाते हैं इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि टेरिफ्स जो हैं वो कम करें जो इंडिया में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं मोबाइल मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। सो दैट देखो, अब हम डोमेस्टिक मार्केट को तो पूरा हम हमारे काबू में है डोमेस्टिक जो इंडियन मार्केट है, बट हम ग्लोबली भी compete कर सकें, उसके लिए ग्लोबली compete करने के लिए आपको टैक्स जो है कम करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तो इतना बड़ा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय द कंपाइलेशंस। जून की कंपाइलेशन जल्द आ जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट आ जाएगी। एंड एमसीक्यूज भी बाय कर सकते हैं। दैट्स इट। loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।